नमस्कार दोस्तों, जीके जी डिस्कशन में आप लोग का स्वागत है। तो जैसा कि मैं बता दूं, अगर जो मेरे क्लास को रेगुलर देखते हैं तो 2 दिन से जो है मेरी क्लास नहीं जा रही होगी, क्योंकि जो है वो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। लैपटॉप में जो है वो कुछ खराबी हो गई थी, जिसके कारण हम लोग 2 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। आज जो है बन करके आया है, तो फिर आज हम आपके सामने मौजूद हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक समान त्वरित गति का उदाहरण इनमें से कौन है। एक समान त्वरित गति का उदाहरण जो है वो इनमें से कौन सा है। क्या नियत चाल से वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट, या फिर पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ चंद्रमा, या फिर आयताकार पथ पर चक्कर लगाता हुआ मनुष्य। तो क्या कह रहा है कि एक समान त्वरित गति, मतलब कि उसकी गति जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, है ना। दिशा चेंज हो जाए तो हो जाए, लेकिन गति जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इसमें पूछ रहा है कि बताइए कि एक समान त्वरित गति का उदाहरण कौन है। तो ये फिजिक्स वगैरह जो है वो फील करने की चीज होती है। जब तक कि आप अपने ऊपर ले करके उस बात को फील नहीं कीजिएगा, जब तक जो है अच्छे तरीके से समझ में नहीं आने वाला है। तो कोई भी क्वेश्चन जब आता है तो इसको जो है वो फील करिए अपने ऊपर कि अगर हम जो है इसके जगह होते हैं तो कैसे, मतलब क्या होता, मेरे ऊपर इफेक्ट क्या होता, इस टाइप से सोचना है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि एक समान त्वरित गति, मतलब कि एक समान से बताइए कि इन तीनों में से कौन चल रहा है। तो ये क्या हो गया, नियत चाल से वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट। नियत चाल से वृत्तीय पथ मतलब क्या हो गया, तो वृत्तीय पथ मतलब किसी गोलाकार में। ठीक है, तो नियत चाल मतलब कि एक समान चाल से, तो इसका दिशा जो है क्या होगा, दिशा बदलेगा, दिशा बदलेगा, लेकिन क्या होगा, तो ये चाल जो है वो नहीं बदलेगी। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। नियत चाल से वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट, इसको हम क्या कहेंगे, तो त्वरित, समान त्वरित गति कहेंगे, क्योंकि इसकी गति समान है, मतलब जितना स्पीड से जा रहा है उसका स्पीड समान है, लेकिन दिशा का इसमें जो है वो कोई मतलब नहीं है। दिशा जो है वो बदल सकती है। और इसमें भी है, पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ चंद्रमा, पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ चंद्रमा। तो ये चंद्रमा की जो वो भी स्पीड होती होगी, तब ना वो निश्चित स्पीड से जो होता है वो पृथ्वी की चक्कर लगाती है, तो इसकी दिशा जो बदलती है, लेकिन क्या होती है, गति नहीं बदलती है। तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन क्या कह रहा है तीसरा, कि आयताकार पथ पर चक्कर लगाता हुआ मनुष्य। आयताकार पथ पर क्या हुआ, आयताकार पथ पर चक्कर लगाता हुआ मनुष्य। अगर कोई व्यक्ति जो है वो चक्कर लगा रहा आयताकार पथ पर, तो ये क्या होगा, इधर ठीक है सेम गति से आ रहा है, लेकिन जैसे ही ये कोना पर आएगा, इस कोने पर जो है इसका गति जो हो जाएगा, या तो बढ़ जाएगी या तो फिर घट जाएगी, और दिशा तो बदलेगी ही बदलेगी। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, है ना। आयताकार पथ पर चक्कर लगाता हुआ मनुष्य, ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो होता है स्पीड बदल जाएगी। जैसे ही कोना पर पहुंचेगा वैसे ही इसका स्पीड जो होता है वो कुछ ना कुछ चेंज जरूर होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 और 2, 1 और 2 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर क्यों गिर जाते हैं। आप लोग जो है वो बस में बैठे होंगे तो ऐसा फील किए होंगे कि बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे व्यक्ति जो है जब बस चलना स्टार्ट करता है तो थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है, तो ऐसा जो होता है वो क्यों, विराम के जड़त्व के कारण, या फिर गति के जड़त्व के कारण, या फिर दिशा के जड़त्व, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा होता है वो किसके कारण, कि विराम के जड़त्व के कारण। हम लोग जो है वो आराम से बैठे रहते हैं, और बस जब अचानक चलना स्टार्ट करती है तो हमारे जो होता है वो पैर की, कमर के नीचे की एरिया जो होती है, कमर के नीचे मतलब पैर वगैरह जो होता है वो तो बस के संपर्क में रहता है तो वो गति में आ जाता है। लेकिन ये कमर के ऊपर का जितना भी एरिया होता है ना, बॉडी मतलब कमर के ऊपर का जो बॉडी है वो क्या होता है, विरामावस्था में रह जाता है। क्या होता है, तो सीट पे आराम से विरामावस्था में रहता है। लेकिन ये क्या होता है, तो ये पैर वगैरह जो होता है वो जितना गति से चलता है उसी की गति से चलना स्टार्ट कर देता है। अगर हम बात कर लें गति का जड़त्व, गति का जड़त्व, तो गति का जड़त्व में क्या होता है, विराम का जड़त्व में हम एक और उदाहरण दे देते हैं आप लोग को, कि जैसे कि कंबल को कंबल
कंबल को पीटने पर धूल निकलना, धूल निकलना, ये किसका है? तो ये जो है वो विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व मतलब कि ये क्या है कि धूल जो है वो आराम से कंबल के अंदर एकदम चुपचाप बैठा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसको कंबल को पीटे, मतलब कि इसको बाहर से बल लगाएं, न्यूटन का प्रथम नियम को ही जड़त्व नियम कहा जाता है। तो जड़त्व का कितना नियम हुआ? ये गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व। तो ये विराम का जड़त्व का कि जैसे ही ये विराम में आराम से विरामावस्था में बैठा था धूल कण, लेकिन क्या हुआ? तो इस पे हम बाहरी बल लगाएं तो ये क्या हुआ? धूल कण जो है वो बाहर आ गया, है ना। अगला कह रहा है कि गति का जड़त्व। गति का जड़त्व में क्या होता है कि अगर कोई वस्तु गति कर रही है और वो अचानक रुक जाती है तो क्या होता है? तो वो आगे की ओर फेंका जाता है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे बाइक चलाते हैं तो क्या होता है, जब बाइक आप लोग चलाते हैं तो अगर ब्रेक जो है कभी कभार जो होता है वो बिना मस्तिष्क को बताए ले लेते हैं ना। अगर कोई दुर्घटना होने वाली रहती है तो वहाँ क्या होता है, ब्रेक जो है वो डायरेक्ट ब्रेक ले लिया जाता है। तो वहाँ क्या होता है, तो आदमी आगे की ओर फेंका जाता है। आगे की ओर क्यों फेंका जाता है? क्योंकि जो है वो उसका जो बॉडी है वो आगे की ओर गति कर रहा था और आप डायरेक्ट जो है बिना मस्तिष्क को सूचना दिए हुए कि हम रुके हैं और डायरेक्ट रोक देते, जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी आगे की ओर फेंका जाती है ना। अब दिशा की जड़त्व की हम बात कर लेते हैं। तो दिशा की जड़त्व में क्या होता है कि अगर बस पर आप बैठे हैं, अगर बस जो होता है वो अगर कहीं मोड़ लेता है, कहीं मोड़ लेती, जैसे सीधे जा रही है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं रास्ता में मुड़ाव आ गया, घुमाव आ गया तो क्या होता है? तो ये दिशा का जड़त्व कहलाता है। अगर बस मोड़ लेती है तो हम लोग का बॉडी जो होता है वो उसी के सापेक्ष जो है वो मुड़ जाता है ना। तो ये इसका लिख देते हैं हम कि बस के मुड़ने से व्यक्ति का आगे की ओर थोड़ा सा क्या होता है, हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं, आगे की ओर हो जाना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? सड़क पर चलने की अपेक्षा जो है वो बर्फ पर मतलब कठिन चल क्यों नहीं पाते हैं बर्फ पर हम लोग अच्छे से? या बर्फ ले लीजिए या फिर रेतीली बालू ले लीजिए, तो ये क्या होता है, क्यों नहीं चल पाते हैं? तो ये बर्फ में सड़क की अपेक्षा क्या होता है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। अब बगैर घर्षण जो है वो हम लोग नहीं चल सकते हैं, ठीक है। बगैर घर्षण क्या होता है, तो हम लोग नहीं चल सकते हैं। इसलिए जो होता है वो बालू वाले एरिया में और क्या, तो ये बर्फीली एरिया में जो है वो चलने के लिए एक स्पेशल शूज दिया जाता है ना, ताकि वो जो है वहाँ घर्षण पैदा हो और आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सके। क्योंकि वहाँ घर्षण होता ही नहीं है तो फिर कैसे पैर जो हो आपका धंस जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथन एवं उसके निकले हुए निष्कर्ष पर विचार कीजिए। क्या भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है? ये इसका कथन कर रहा है कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए, मतलब कि जैसे कि कोई गाड़ी जो है वो खड़ी है, उसमें मतलब कि वो गाड़ी जो है वो भरी हुई है, ठीक है। इसको चलाने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। चलायमान मतलब क्या हुआ कि गाड़ी जो है वो चल रही है। तो ये शुरुआती में बोल रहा है कि जब गाड़ी खड़ी रहती है तो शुरुआती में जो है वो धक्का ज्यादा देना पड़ता है, किसकी अपेक्षा, तो ये जो है वो गाड़ी जब चलती रहती है उसकी अपेक्षा पूछ रहा था, ऐसा क्यों होता है। तो ये एक बार गाड़ी चलने पर क्या होता है, घर्षण कम होती है। जब हम एक बार उसको धक्का दे देते हैं तो वो घर्षण कम होती है और गाड़ी जो है वो लुढ़कते क्या होता है, आगे बढ़ती चली जाती है, ठीक है। अगला कह रहा है कि वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप जो है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? क्या गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा या सौर ऊर्जा या फिर ये विकिरण ऊर्जा? तो ये
वायु की बात कर रहा है। वायु अगर जितना तेज गति से चलेगा, वायु अगर जितना तेज गति से चलेगा तो उसमें क्या होगा, ऊष्मा बनाने की क्षमता उतना ही ज्यादा, ऊर्जा बनाने की क्षमता जो है उतना ही ज्यादा क्या होगा, डेवलप होगा, है ना। तो ये क्या करता है, तो वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में बनाता है, तो वायु गति करती है। तो ये गति के कारण क्या करती है, जब ये वायु गति करती है तो ये विद्युत ऊर्जा का निर्माण करती है, यानी उत्पादन करती है। विद्युत ऊर्जा का क्या करती है, तो उत्पादन करती है। जैसा कि आप लोग डायनेमो को देखते होंगे कि ये जब हवा धीरे धीरे चलता है तो वो भी जो है वो धीरे धीरे चलता है, जिससे क्या होता है, विद्युत उत्पादन कम होता है। लेकिन यही स्पीड अगर ये हवा की स्पीड अगर ज्यादा होती है तो वो ज्यादा तेजी से घूमता है और ज्यादा जो है वो ऊर्जा बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च शुद्धता के मोनोक्रिस्टलीय सिलिकॉन का उपयोग निम्नलिखित में से किसके अनुप्रयोग में किया जाता है। उच्च शुद्धता के मोनोक्रिस्टलीय सिलिकॉन का उपयोग निम्नलिखित में से किसके अनुप्रयोग में किया जाता है। क्या पोर्टलैंड सीमेंट में मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है, या फिर स्टील शोधन और एल्यूमिनियम कास्टिंग में, या फिर अर्धचालक युक्ति में, या विस्फोटक और आतिशबाजी में प्रयोग में किया जाता है। तो ये सिलिकॉन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो अर्धचालक में। अर्धचालक में क्यों, तो ये अर्धचालक मतलब क्या हो गया, अर्धचालक मतलब तनी तनी करंट जाना, है ना, एकदम हचाक से नहीं जाना है, थोड़े थोड़े करंट जाना है, थोड़ा थोड़ा करंट जाना। अर्धचालक, अर्धचालक को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये क्या करता है, तो विद्युत धारा का प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है ना, उसका विरोध करता है, तो क्योंकि इसको जो है वो थोड़ा थोड़ा करंट जाने देता है। विद्युत धारा के प्रतिरोध के रूप में, विद्युत धारा के प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब श्वेत फास्फोरस को खुले वायुमंडल में छोड़ देते हैं या रखा जाता है तो यह चमकता है, क्यों चमकता है, इसका व्याख्या कीजिए। क्या ये फास्फोरस प्रकाश प्रक्षेपण करता है, या फास्फोरस अंतर्निहित प्रकाश उत्सर्जित करता है, या फिर फास्फोरस का ऑक्सीकरण होता है, या फास्फोरस प्रकाश का अवशोषण करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि ये फास्फोरस का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। जब ये फास्फोरस को हम लोग खुली वायु में छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या करता है, ये जल उठता है। यही से अगर ये जलेगा तो लाइट तो देगा ही देगा। तो यही पूछ रहा है कि जब श्वेत फास्फोरस को खुले में छोड़ देते हैं तो ये जो होता है वो चमकता क्यों है। तो क्यों चमकता है, क्योंकि ये वायु से क्या करता है, ऑक्सीकरण कर लेता है ना। तो इसको जो है वो खुले हवा में नहीं छोड़ा जाता है, फास्फोरस को खुली हवा में नहीं रखा जाता है, नहीं तो ये क्या होता है, जल उठता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समस्थानिक C14, ये गलत लिखा गया है, समस्थानिक C14 का किससे संबंधित है। समस्थानिक C14 जो है वो किससे संबंधित है, क्या कैंसर के निदान से, या पृथ्वी के आयु निर्धारण से, या फिर जीवाश्म के आयु निर्धारण से। तो ये कार्बन C14 किससे संबंधित है, तो ये जीवाश्म के आयु निर्धारण से। जीवाश्म के मतलब कि कोई भी जीवाश्म कितना पुराना हुआ है इसको किससे जांचा जाता है, तो यही C14 से जांचा जाता है। ठीक है, कैंसर के निदान के लिए कौन सा समस्थानिक का यूज करते हैं, तो ये कोबाल्ट 16 का, किसका, कोबाल्ट 16 का, कोबाल्ट 16 के समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। और ये पृथ्वी के आयु का निर्धारण किससे किया जाता है, पृथ्वी के आयु कितना पुराना पृथ्वी हुआ है कि नहीं। तो ये किससे किया जाता है, पृथ्वी के रेडियोधर्मी डेटिंग से, रेडियोधर्मी डेटिंग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। रेड डाटा एगो बुक है, बुक का नाम है, तो ये बताइए कि किससे संबंधित है। इस बुक में जो है वो किस चीज के बारे में लिखा हुआ है, तो क्या यह उन चीजों से संबंधित है जो विलुप्त के कगार पर है, या विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों से है, या फिर यह उन जीवों से संबंधित पुस्तक है जो
पीरियोडिज्म दर्शाता है, फोटो पीरियोडिज्म दर्शाता है। या फिर वह जीव जो विलुप्त हो गए हैं, विलुप्त मतलब क्या हो गया कि जो प्राणी पहले दिखता था ज्यादा मात्रा में, वो अब जो है वो एक पीस भी नहीं देखने को मिलता है ना, पूरे तरीके से गायब हो गया। लेकिन विलुप्त के कगार पर क्या है, तो विलुप्त के कगार के मतलब क्या हो गया, वो कहीं और स्थानांतरित हो रहा है, मतलब ये दूसरे जगह जा रहा है ना, उसको जो है वो अपने अनुसार यहाँ वातावरण नहीं मिलने के कारण क्या होता है, तो वो दूसरे एरिया में चला जाता है। तो यही पूछ रहा है कि रेड डाटा बुक के संदर्भ में बताइए कि किससे संबंधित है। तो ये जो होता है ये उन जीवों से संबंधित है जो विलुप्त के कगार पर, मतलब कि पूरे तरीके से विलुप्त नहीं हुए हैं बल्कि क्या हो गए हैं, तो विलुप्त के कगार पर हैं, मतलब कि कुछ दिन में जो है, कुछ सालों में ये क्या हो जाएंगे, तो विलुप्त हो जाएंगे, है ना। तो विलुप्त जो प्राणी हो रहा है इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय संघ के द्वारा 1 जनवरी 1972 ईस्वी को, 1 जनवरी 1972 को ये बुक लिखा गया था, है ना। ये बुक लिखा नहीं, मतलब इस बुक को जो है वो लॉन्च किया गया था, और उसके बाद जो है उस बुक में, रेड डाटा बुक में क्या हो गया, उसके बाद से मतलब कि वो बुक जब से बना है उसके बाद से जितने भी प्राणी हैं वो क्या है, तो वो जितने भी प्राणी विलुप्त के कगार पर हैं उन सभी की जो है वो आंकड़े जो है उस बुक में सजाए जाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, तो उस बुक के आंकड़े को जो है वो जनता तक पहुंचाते हैं। उनसे जो होता है ये बोलते हैं कि आप लोग जो है पर्यावरण और पशु वगैरह की संरक्षा कीजिए, सुरक्षा कीजिए। अगर जो है पर्यावरण मतलब कि क्या, पेड़ पौधे अगर नहीं रहेंगे तो हम लोग भी नहीं रहेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक प्रदूषक नहीं है, प्राकृतिक प्रदूषक नहीं है, क्या ज्वालामुखी विस्फोट या अल्ट्रावायलेट विकिरण या फिर नदी के जल में पारा या जंगल की आग। तो इसमें पूछ रहा प्राकृतिक प्रदूषक नहीं यानी कि क्या है, तो कृत्रिम है। तो कृत्रिम में क्या हो जाएगा, तो नदी के जल में पारा, नदी के जल में पारा मतलब कि नदी के जल में पारा, कोई इसको मिश्रण करेगा उसके बाद है ना नदी के जल में पारा मिलेगा। लेकिन ये क्या होगा, ज्वालामुखी विस्फोट, ये क्या होता है, तो ये प्राकृतिक स्रोत है। अल्ट्रावायलेट विकिरण, पराबैंगनी किरण क्या होता है, तो ये सब जो है वो मनुष्य के द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि क्या होता है, तो ये प्राकृतिक स्रोत में आता है। जंगल की आग, जंगल में जो है वो अपने आप आग लग जाती है। गर्मियों के दिनों में आप लोग सुनते होंगे कि जंगल में जो है वो अपने आप आग लग जाती है, ऐसा क्यों होता है, तो ये जो है ये सब क्यों होता है, तो ये प्राकृतिक आपदा के कारण है। प्राकृतिक जो आपदा आएंगी तो इससे क्या होता है, प्रदूषण होता है। अगर जंगल में आग लग गई है तो उससे क्या होता है, CO2 वगैरह, CO ये सब निकलेगा, जिससे क्या होगा, हमारे वायुमंडल जो है वो प्रदूषित हो जाएगी, है ना। अगला कह रहा है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है, ल्यूमेन किसका मात्रक है, क्या ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ल्यूमेन किसका है, तो ये ज्योति फ्लक्स का है। किसका है, ज्योति फ्लक्स का। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो LM से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मात्रकों का SI पद्धति कब लागू किया गया था। मात्रकों का SI पद्धति जो है, जिस पद्धति को हम जितने भी देश है वर्तमान में सारे लोग जो है वो अपनाए हुए हैं, तो इस पद्धति को जो है वो कब लागू किया गया था, तो ये कब लागू किया गया था, 1971 ईस्वी में। SI पद्धति को कब लागू किया गया था, 1971 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि यंग प्रत्यस्था गुणांक का SI मात्रक क्या होता है। यंग प्रत्यस्था गुणांक का SI मात्रक क्या होता है, क्या डाइन प्रति सेंटीमीटर या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये डबल इसका आ गया है ना, इसको एक नन कर लीजिए। इसका क्या हो जाएगा, तो प्रत्यस्था गुणांक का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लकड़ी के सिलेंडर को खींचने के बजाय लुढ़काना आसान क्यों होता है। लकड़ी के सिलेंडर को खींचने के बजाय जो होता है उसको लुढ़काना क्यों आसान होता है, क्यों,
क्योंकि लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल, ये लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन की तुलना में क्या होती है, कम होती है, फिसलन की तुलना में कम होती है। आप किसी भी चीज को खींच करके अगर लाइएगा ना तो उसमें क्या होता है, घर्षण जो होता है वो ज्यादा होता है, घर्षण क्या होता है, ज्यादा होता है, जिससे क्या होता है तो उस वस्तु में निशान आ जाते हैं, जिससे आप लोग पहचान सकते हैं कि अगर हम इसको खींच के लाए हैं तो ये क्या हो गया, अगर फटने वगैरह वाला चीज रहता है तो फट जाता है। तो ये लुढ़कन, और लुढ़कन मतलब क्या हो गया, तो इसको ऐसे लुढ़का दीजिए, अपना लुढ़कते हुए चला जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि लकड़ी के सिलेंडर को जो है खींचने के बजाय लुढ़काना आसान क्यों होता है, क्यों आसान जो है वो उसको खींचेंगे तो आपको ज्यादा बल लगेगा, और उसको हम लुढ़का देंगे तो जो है हम आसानी से कम बल लगाए हुए जो है उसको ले जा सकते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होता है। एक नदी में चलता हुआ, अगर कोई जहाज जो है नदी में चल रहा, उसके बाद वो थोड़ा देर के बाद अगर वो समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है, पहले जितना होगा या फिर थोड़ा ऊपर होगा या फिर थोड़ा नीचे होगा, या ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तो ऐसा जो अगर नदी से डायरेक्ट कहाँ चला जाए तो समुद्र में, तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। अगला है कि समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग जो है समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग मतलब कि बर्फ, ठीक है, का कितना भाग जो है वो समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। समुद्र की सतह से ऊपर कितना रहता है, तो जो दिखता है यानी जो हम लोग को दिखता है बर्फ समुद्र में, तो वो कितना रहता है, तो 1/9 भाग जो है वो ऊपर दिखते रहता है। लेकिन अगर पूछ दे कभी क्वेश्चन में कि कितना भाग अंदर रहता है, तो 1/10 भाग अंदर कितना रहता है, तो 1/10 भाग। अगला क्वेश्चन है कि बांध की नीचे की दीवार को मोटा क्यों बनाया जाता है। बांध की नीचे की दीवार को मोटा क्यों बनाया जाता है। आप लोग पुल वगैरह देखे होंगे, गंगा के ऊपर पुल वगैरह बना होता है, तो ये क्यों बनाया जाता है, देखते होंगे कि उसका निचला पोर्शन जो है एकदम जो है मजबूती तरीके से और इसका एरिया बढ़ा करके जो है उसका पिलर खड़ा होता है ना। तो यही पूछ रहा है कि बांध के नीचे की दीवार को मोटा क्यों बनाया जाता है, क्यों, क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, या फिर गहराई बढ़ने के साथ जो है वो द्रव का दाब घटता है, या गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है, या फिर गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व क्या होता है, तो घटता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आप लोग जो है वो अगर आपको देखते टाइम, जब भी आप वीडियो देखते हैं तो उस टाइम अगर आपको जो है मेरे बताने से पहले आंसर आता है तो आप लोग प्लीज जो है वो आंसर जो है टाइप कीजिए जो है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि टाइप करने से ना आपको ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि बांध की नीचे दीवार को मोटी बनाई जाती, क्यों, क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ जो होता है वो द्रव का दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, तो ये द्रव मतलब क्या, पानी का जैसे गहराई बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये जो है वो फील करने वाली चीज है, ये है कि नहीं है। तो गहराई बढ़ने के साथ क्या होता है, तो द्रव का दाब बढ़ते जाता है, इसलिए इसको जो है वो मोटा बनाया जाता है। कि अगर इसको पतला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दाब बढ़ने के साथ ये क्या होगा, तो पानी इसको टांग के लेके चल जाएगा, उसके बाद जो है वो पुल जो है वो टूट जाएगा, क्योंकि जो है वो आधार ही टूट जाएगा तो पुल कहाँ से रहेगा, है ना। अगला है कि बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है। दाब अगर हम बढ़ाएंगे तो बर्फ का गलनांक क्या होता है, तो बर्फ का गलनांक घट जाता है, क्या होता है, तो घट जाता है, मतलब कि जल्दी जल्दी गलने लगता है। ठीक है, गलनांक मतलब क्या होता है, तो किसी भी पदार्थ का वह ताप जिस पर वो पदार्थ गलना स्टार्ट करे। ठीक है, अगला कह रहा है कि चौराहे पर पानी की फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्यों। चौराहे पर पानी की फुहारे में एकदम ढेर सारा पानी का फुहारा है बहुत ज्यादा मात्रा में, तो वहां क्या होती है, गेंद नाचती है। उसके बीच में अगर आप गेंद एक डालिए तो वो नीचे तक नहीं आ पाता है, वो ऊपरे नाचते रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्या पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, या फिर पानी का वेग अधिक होने से दाब बढ़ जाता है, या पानी के पृष्ठ तनाव के कारण, या फिर पानी के श्यानता के कारण। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये पानी का वेग
पानी का वेग अधिक होने से क्या होता है, दाब घट जाता है, वो जो होता है वो गेंद नीचे तक नहीं आता, क्योंकि पानी का वेग जो होता है इतना अधिक रहता है कि इसको नीचे आने देता ही नहीं है, इसलिए क्या होता है वो ऊपर ही नाचते रहता है। अगला है कि पोलोनियम की खोज किसने किया था। पोलोनियम की खोज इसमें से किसने किया था, है ना। पोलोनियम की खोज किसने किया था, क्या डब्ल्यू ऑस्टन या मैडम क्यूरी या फ्रेडरिक जोलियट या फिर आइंस्टीन क्यूरी। तो ये पोलोनियम की खोज किसने किया था, तो मेरी क्यूरी ने किए थे। कब किए थे, 1898 ईस्वी में, 1898 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि सबसे भारी धातु कौन है। सबसे भारी धातु क्या चांदी, सोना, पारा या ऑस्मियम। सबसे भारी धातु, ये हल्का क्वेश्चन है तो आप लोग को आता होगा, है ना। सबसे भारी धातु कौन है, तो ये ऑस्मियम है। ऑस्मियम की परमाणु संख्या कितना होता है, तो 76 होता है। अगर सबसे हल्का पूछ दे तब सबसे हल्का धातु, इसमें भी कंफ्यूज होते हैं क्योंकि कभी तत्व दे देता है तो कभी धातु दे देता है ना। तो ये सबसे हल्का धातु कौन हो जाएगा, लिथियम। लिथियम जिसकी परमाणु संख्या कितना होती है, तो 3 होती है। अगर पूछ दे कि सबसे भारी तत्व, धातु नहीं बल्कि तत्व, सबसे भारी तत्व, सबसे भारी तत्व पूछ दे तो क्या हो जाएगा, यूरेनियम। यूरेनियम। और सबसे हल्का तत्व कौन होता है, तो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, तो हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये आटे में खाने वाले सोडा को मिलाया जाता है क्यों आटा में जो है हम लोग क्या करते हैं, तो पूड़ी वगैरह बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा सोडा डाल देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, आटे में खाने वाले सोडा को मिलाया जाता है क्योंकि इससे रोटियां स्वादिष्ट बनती है। तो नहीं। क्या आटे को गूंथने में जल की कम आवश्यकता पड़ती है, नहीं, ऐसा थोड़ी होगा कि कम जल लगेगा। तीसरा कारण है कि खाने वाला सोडा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करती है, मतलब कि उसको मुक्त मतलब क्या होता है, छोड़ती है, और जिससे रोटी क्या होती है, फूल जाती है। चौथा क्या है, तो सभी। तो ये आटे में खाने वाले सोडा को इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि ये खाने वाला सोडा क्या करता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती है, जिससे क्या होती है, तो ये रोटियां फूल जाती है। ठीक है, ये फूलने का कारण क्या है, तो ये CO2 है। ठीक है, अगला कार्य कि सोडियम कार्बोनेट को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, क्या बेकिंग सोडा या धोवन सोडा या फिर कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास। तो इसको किस नाम से जो तो सोडियम कार्बोनेट को धोवन सोडा के नाम से जाना जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O इंटू 10H2O। बेकिंग सोडा की हम बात कर लें, बेकिंग सोडा को हम खाने वाला सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा या सोडियम क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, या फिर इसी को क्या कहते हैं, तो मीठा सोडा के नाम से जानते हैं, मीठा सोडा के नाम से जाना जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर कहीं फॉर्मूला ना दिया हो तो इसका क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना अच्छे तरीके से। अगला है कि फोटोग्राफिक में स्थिर करने के रूप में रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफिक में स्थिर करने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, क्या सोडियम थायोसल्फेट का या फिर सोडियम ये अमोनियम मोल्बिडेनम का या फिर सोडियम टेट्रा थायोनेट का या फिर बोरेक्स का। तो किसका, तो ये फोटोग्राफी में स्थिर करने के लिए, फोटो को स्थिर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसको सोडियम थायोसल्फेट के प्रयोग किया जाता है। इसको हाइपो के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या, तो इसको हाइपो के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर कहीं हाइपो दे दिया जाए तो आप लोग को कंफ्यूज आना नहीं है। ठीक है, अगला कार्य है कि रक्त कोशों में
मनुष्य का रक्त को किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है। डॉक्टर के यहाँ क्या होता है, हॉस्पिटल में, तो हम लोग जो है वो अगर कोई मरीज को बोला जाता है कि इसको ब्लड चढ़ाइए तो खरीद करके चढ़ाया जाता है, या फिर अपने कोई फैमिली मेंबर में देते हैं। तो जो खरीद करके चढ़ाया जाता है उसको पूछ रहा है कि किसके साथ मिला करके रखते हैं जिससे वो खराब नहीं होता है, क्या सोडियम नाइट्रेट व डेक्स्ट्रेट, या फिर सोडियम और ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन या क्लोरीन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसके साथ, तो सोडियम नाइट्रेट व डेक्स्ट्रेट के साथ जो है इसको मिला करके रखते हैं। किसको, तो सोडियम नाइट्रेट व डेक्स्ट्रेट के साथ मिला करके रखते हैं, जिससे क्या होता है, ब्लड खराब नहीं होता है। और ब्लड को जो होता है वो कितना से कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है जिससे खराब नहीं होता है। तो इसको 2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 6 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रखा जाता है, जिससे क्या होता है, ये ब्लड खराब नहीं होता है। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन आज का समाप्त हो गया है। तो आप लोग को अगर मेरा क्लास थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज हमें भी सपोर्ट कीजिए और आगे ले जाइए। ठीक है, आज यहीं तक, धन्यवाद।